हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनटीएससी स्टेज 2 का क्रैश कोर्स की सेकंड क्लास। और सेकंड क्लास भी टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर ही है। एज यू ऑल नो, लाइफ प्रोसेसेस जो टॉपिक है अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर 4 टॉपिक्स आते हैं और लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट 2 टॉपिक्स को कवर किया था। फर्स्ट टॉपिक था बेसिकली रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, उसकी हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो देखी थी। सेकेंड, हमने उसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड टॉपिक करे थे। अब आज के इस स्लाइड में हमें देखना है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट सी, बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें, एक ब्रीफ ले लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन को अगर मैं डिवाइड करूं, देखो पहले मैं साइड में डिवाइड कर रही हूं। एक इनमें प्लांट्स के बारे में डिस्कस हो रखा है, जो आपकी बुक है उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रखा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में डिस्कस कर रखा है। ये 2 मेन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन हो रखा है। ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन को फिर फर्दर डिवाइड कर रखा है। तो अगर मैं डिवाइड करूं, जस्ट सी, ट्रांसपोर्टेशन को अगर मैं ह्यूमंस में भी फर्दर डिवाइड करूं, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टम। वन इज योर नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब आप देखो, जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको फर्दर अपन डिवाइड करते हैं ब्लड वेसल्स एंड ह्यूमन हार्ट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी आप सिर्फ इन चारों पे फोकस करो। अब देखो, तुमको पता है साल भर डेफिनेटली आपने स्टेज 1 के लिए जब पढ़ा होगा तो इन सारे टॉपिक्स को काफी डिटेल में पढ़ा होगा। आज हम इस क्लास में डेफिनेटली नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करें, तो हम जो जो इंपॉर्टेंट बातें जो बिल्कुल याद रहनी चाहिए वो हम करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला कंपोनेंट है ब्लड, सेकंड कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स और तीसरा कंपोनेंट है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इटसेल्फ मीन ह्यूमन का हार्ट। रुको, ये हटा ही देते हैं, हार्ट। ठीक है, अब देखो इन सब में से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है। लेट्स स्टार्ट विद ब्लड। पहला हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? ब्लड से। देखो, कुछ बातें जो आपको ब्लड के बारे में पता होनी चाहिए। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऑन एन एवरेज ये आपके पास 4 to 5 लीटर होता है पूरी बॉडी के अंदर। मेल फीमेल में डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम मान के चलते हैं फीमेल्स के अंदर अराउंड 4.5 से 5 तक मान लेते हैं और मेल्स में 5 से 5.5 लीटर मान लेते हैं। ये एक रेंज दी होती है आपको बुक्स के अंदर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या होती है। हमारी बॉडी में ब्लड में इतनी सारी चीजें हैं, तो वी हैव डिवाइडेड दैट ब्लड और उसको मेनली 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। अगर आप अपने ब्लड को 100% मान रहे हैं, यानी कि पूरी बॉडी का जितना ब्लड है उसको हम 100% मान रहे हैं, तो हमने उस 100% को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है हमारा प्लाज्मा और सेकंड है हमारी ब्लड सेल्स। वन इज योर प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज योर ब्लड सेल। नेक्स्ट बात तुमको याद रखनी है कि प्लाज्मा कितना कॉम्पोजिशन वाला है एंड ब्लड सेल कितना कॉम्पोजिशन वाला है। सो इस 100% में से टोटल 55% क्या होता है आपका प्लाज्मा, टोटल 55%, एंड 45% होता है आपकी ब्लड सेल्स। इतना याद रखना। फिर आता है कि हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा वही डिस्कस हो रही है, तो सारी पता होनी चाहिए। चलो, प्लाज्मा को अब मैं मान के चल रही हूँ कि भाई मेरा ये जो होल एंड सोल प्लाज्मा है ये मेरे लिए 100% है, यानी कि ब्लड के अकॉर्डिंग ये 55 है। पर अगर मैं सिर्फ पूरे प्लाज्मा को नोट करूं तो अब मैं उसके अंदर की कॉम्पोजिशन देख के बताती हूँ। देखो, अब प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा होता है वाटर। देखो, तुमको पता है यार ब्लड मूव कर रहा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये टिश्यू ही है। ब्लड कोई ऑर्गन नहीं, ब्लड कोई सेल नहीं, ब्लड एक टिश्यू है जो कि फ्लूइड नेचर की है। ठीक है, फिर इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर। तो अगर आप इसे 100% मान रहे हैं तो इसमें 90 से 92% क्या होता है? पानी ही होता है, तभी तो तुम्हारा ब्लड आराम से मूव कर पाता है। ठीक है, अब कितना परसेंट बचा? अगर 100% में से 90 से 92 तुमने वाटर बोल दिया तो सिर्फ 8 से 10% बचा। सो रिमेनिंग जितना भी है, जो भी चीजें होंगी रिमेनिंग, ऑल रिमेनिंग विल बी 8 to 10%। ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। अब आओ इन रिमेनिंग में क्या क्या होता है। देखो बच्चों,
रिमेनिंग में पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्लूकोज। ये आपको याद रखना है कि पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके ब्लड में क्या है, ग्लूकोज। आफ्टर डाइजेशन जितने भी अमाइनो एसिड, विटामिन या अदर न्यूट्रिएंट जो भी तुमने डाइजेशन करने के बाद छोड़े वो सारे कहाँ पर गए, ब्लड के अंदर गए। तो ये आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो गया। फिर आप रेस्पिरेशन में सांस ले रहे थे, सांस छोड़ रहे थे, तो गैसेस भी यहीं पे होंगी। कौन कौन सी गैसेस होंगी आपको याद रखना है। नाइट्रोजन के लिए हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ना हम लेते हैं ना हम देते हैं, बस एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी आप सांस लेते वक्त डेफिनेटली और टेकिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, उन मिक्सचर ऑफ गैसेस में से तुम नाइट्रोजन भी लोगे और उस नाइट्रोजन को बॉडी में लेके जाओगे, बट सेल्स कहेंगे हमें जरूरत ही नहीं। तो आपके लिए एक बराबर मेंटेन लेवल है, तो आप उसको यूज ना करते हुए उसी लेवल को मेंटेन करते हुए एज इट इज बाहर फेंक दोगे। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आपको ये बात याद रखनी है, नाइट्रोजन को लेके हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वल कंडीशन में। हमें नहीं चाहिए, हमें देना भी नहीं है, हमें लेना भी नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आओ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है थोड़ी सी, ठीक है। अराउंड अगर याद रखो परसेंट तो 7% अराउंड डिसॉल्व होती है CO2, ठीक है। फिर आओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेनली प्लाज्मा में डिसॉल्व होती ही नहीं है, सिर्फ 3% होती है। सो कुछ कॉम्पोजिशंस जो मैं बता रही हूँ वो याद रख सको तो याद रख लो कि CO2 जो होता है वो हमारी बॉडी में 3 मीडियम्स से पास ऑन होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि बॉडी में CO2 की हलचल हो रही है ब्लड से, तो वो 3 तरीके से हो सकती है। किन किन तरीके से, लेट्स सी। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, देखो CO2 एक तो आपके प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर होता है, ये आप याद रखेंगे। CO2 एक आपका थोड़ा सा हीमोग्लोबिन भी ट्रांसफर कर देता है। एंड नेक्स्ट आप याद रखोगे कि ये मेनली कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में मूव होता है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये याद रखना है। जो बातें बता रहे हो परसेंट याद रखनी ही नहीं है, ठीक। अच्छा बस ये याद रख लो, मेनली कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में यूज हो जाता है, ठीक है। फिर आओ O2 पे। O2 के लिए भी याद रख लो 2 बातें। O2 के लिए कोई कार्बोनिक एसिड की फॉर्म नहीं होती। O2 सिर्फ 2 ही तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक आपका हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। फिर आप ये भी याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, तब हम उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये याद रखेंगे। एंड प्लाज्मा में कुछ % जाता है, ठीक है। ये 2 बातें अपन को याद रखनी है। फिर आओ नेक्स्ट पे, ये हमने बात कर लिया। अब आ जाओ, आपने जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनाया, आपको पता है भाई आप इतना सारा चीजें यूज कर रहे हो, तो प्रोटीन की जो वेस्ट जनरेट होती है, प्रोटीन के यूज करने के बाद जो वेस्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं हमारी बॉडी में, मेनली यूरिया। हमारी बॉडी में मेनली क्या बनता है, यूरिया एंड अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट एक और चीज जो याद रखनी है वो ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। हेपेरिन इज अ एंटीकोआगुलेंट। तो ये तुमको अगर डेफिनेटली जिस बच्चे ने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ रखा है तो उसको समझ आ गया होगा, इस पैराग्राफ का सिर्फ सार बताया जा रहा है, ओनली द कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। रेस्ट आपने पढ़ी रखा है, सो इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ क्विक रिवीजन। चलो ये हो गया मेरा प्लाज्मा। अब आओ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मेरे पास 3 होती हैं। देखो आई एम हैविंग 3 ब्लड सेल्स। मैं क्या, अपन सबके पास 3 ब्लड सेल्स हैं। कौन कौन सी, एक होती है हमारी RBC रेड ब्लड सेल्स, या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या इरिथ्रोसाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना है। इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट आओ WBC। WBC जो है बेसिकली, WBC का नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, या ल्यूकोसाइट, ठीक है। और तीसरा होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। काम याद कर लो किन किन के क्या काम होते हैं। देखो RBC का काम बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ डिस्कस करूंगी, ये क्वेश्चन अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इधर देखो, RBC के अंदर बेसिकली जैसे ये होता है RBC, पहली बात याद रखनी है ये इन्यूक्लिएटेड होता है। ये इन्यूक्लिएटेड होता है। इन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो पहली बात आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियस नहीं होगा इसके अंदर।
क्यों नहीं होता? देखो बेसिकली इसका काम है खूब सारा हीमोग्लोबिन भरना। तो ये हीमोग्लोबिन को खुद के अंदर खूब सारा हीमोग्लोबिन भरने के लिए खूब सारी जगह खाली छोड़ता है। अगर वो न्यूक्लियस ले आता तो जगह भर जाती, तो खुद की स्पेस को पूरा खाली छोड़ देता है ताकि खूब सारा हीमोग्लोबिन भर सके। सो यहाँ पे ये बेसिकली किसको भर रहा है? हीमोग्लोबिन, विच इज अ पिगमेंट। ये बात आप याद रखेंगे। और जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा WBC। अच्छा, एक और बात याद रख लेना, जब भी किसी की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ही और शी सफर्स फ्रॉम अनीमिया। ये किससे सफर करता है? अनीमिया। अनीमिया बेसिकली एक बीमारी होती है। क्यों होती है मैं बताती हूँ। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जब आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो जैसे ये है मेरा आयरन, ये है मेरा आयरन, आयरन में ऐसे 4 बाइंडिंग साइट होती है, यही स्ट्रक्चर बना देता है आपका हीमोग्लोबिन का। ऐसा सही स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो बीच में आयरन है, ये आयरन की तुम डेफिनेटली आयरन को तुम यहाँ पे लाना चाह रहे हो, तो ये आयरन की जो अमाउंट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जो आप खाना खा रहे हो। तो अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हो, डेफिनेटली आपकी बॉडी में अच्छे से आयरन जा रहा है। अच्छे से आयरन जा रहा है तो भाई इसका मतलब है तुम बढ़िया से हीमोग्लोबिन बनाओगे। तो किसी भी रीजन से अगर आप बॉडी को आयरन नहीं देते, इन दैट कंडीशन आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम पहुंच जाता है। ठीक है, अब दिमाग में किसी के क्वेश्चन आ रहा होगा हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल क्या है, तो याद रख लेना अराउंड 15 to 16 मिलीग्राम पर DL हम इसका नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल मानते हैं। अगर इससे नीचे किसी का हीमोग्लोबिन लेवल जाता है तो उसको पूरी संभावना है कि उसको अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और बात बता देती हूँ। अनीमिया के सबसे कॉमन लक्षण जो दिखते हैं लोगों के अंदर, दैट इज देयर बॉडी और यू कैन से देयर स्किन बिकम्स येलोइश। उनके नेल्स भी थोड़े थोड़े येलोइश दिखते हैं। उनको थकान होने लग जाती है, हर छोटी छोटी चीजों पे जरा सा काम करते थकान होने लग जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी चीज आपको दिख रहा है, नॉट ओनली येलोइशनेस, तो थोड़ा आगे की रेंज की अगर बात करें तब है। अगर आप इनिशियल टाइम पे देखो तुम्हें बहुत जल्दी थकान हो रही है, दैट मीन्स अनीमिया के चांसेस होते हैं। एंड कुछ नहीं है, आपको बढ़िया आयरन रिच डाइट खानी है, वही है बेस्ट तरीका। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ WBC पे। देखो नेक्स्ट आओ WBC पे। WBC में याद रखना देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स, देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेल्स। इनमें से 2 मेन टाइप की ब्रॉड डिवीजन होती है। एक को हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट और एक को हम बोलते हैं अग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, एक को ग्रैन्युलोसाइट, एक को अग्रैन्युलोसाइट। देखो कोई बच्चा है जिसको ये टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आता, वो बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी चैनल के YouTube प्लेलिस्ट में IOQJS के नाम से भी लेक्चर मिल जाएंगे जिसमें काफी कुछ डिटेल में डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ हम शॉर्ट में डिस्कस करें। ठीक है, चलो ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट के अंदर बेसिकली सेल्स होती हैं और उन सेल्स के स्पेसिफिक काम होते हैं। ठीक है, तो एक बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि इनकी एक इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। ये इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट इज रिलेटेड टू योर बॉडी इम्यून सिस्टम। ये बात याद रखनी है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट तो तुम सबको ही पता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे जरूरी होता है प्लेटलेट। किसी की बॉडी में अगर प्लेटलेट कम है तो उसकी बॉडी अगर कभी क्लॉटिंग करनी पड़े तो क्लॉटिंग नहीं कर पाती, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो भाई एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा तो बेचारा बंदा मर जाएगा, इसलिए प्लेटलेट जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, वो देखो। ब्लड ग्रुपिंग से, ब्लड ग्रुपिंग वाला जो टॉपिक है वो कई बार कई जगहों पे डिस्कस होता है, बट ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड क्योंकि टॉपिक आ जाता है इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। देखो क्वेश्चन भी देखो, ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दे रखा है द जीनोटाइप ऑफ बी ब्लड ग्रुप फादर ऑफ एन ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड इज। देखो वो आपसे पूछ रहा है कि भाई एक बंदा है, एक फादर है, ये एक फादर है, ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप है बी। मदर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, मदर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, बस बता दिया कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। ये दे दिया, बच्चे का ब्लड ग्रुप है ओ। अब आप बताओगे कि ये जो फादर है इनके बी ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप कौन सा है, ये आपको बताना है। देखो अगर इस क्वेश्चन का मतलब तुम जानना चाहते हो तो डेफिनेटली यू नीड टू नो कि पहली बात ये जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, ये जेनेटिक्स के अंदर भी आता है, बट हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है बेसिकली, हमारे पास एक ब्लड ग्रुप होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी एंड एक होता है ओ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो
ए ब्लड ग्रुप जब आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे तो आपको पता है कि डिटेल में सब कुछ आएगा। तो एक काम करते हैं, रुको एक काम करते हैं, हम पहले ये समझते हैं। देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर वी आर हैविंग 4 ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। इन सब में डिफरेंस क्या होता है? देखो जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उसमें एक चीज होती है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। क्या होता है? आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी ऐसे ये रही आरबीसी, इनकी आरबीसी के ऊपर ऐसे कुछ एंटीजन्स होते हैं, ऐसे कुछ छोटे 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 से एंटीजन्स होते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं। जैसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आपके आरबीसी पे जितने भी एंटीजन होंगे वो ए वाले होंगे, ओनली एंड ओनली ए वाले। तो भाई अपन को पता चल गया ना, इसी को देख के तो पता चला कि आपका ब्लड ग्रुप ए है। सो क्या हो रहा है, आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आपकी जितनी भी आरबीसी हैं उनके सब के ऊपर ए नाम का नंबर टैग लगा हुआ है कि भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। वहीं उसके अगेंस्ट तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि मैं ए हूं तो मैं ए वाला ही लूंगा। तो आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रहती है। इसके अगेंस्ट क्या होती है? एंटीबॉडी। तो अगर तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो तुम कौन से के अगेंस्ट बनाओगे एंटीबॉडी? डेफिनेटली बी के लिए। तो आपके पास एंटीबॉडी बी के लिए होगी। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर याद रखना है आ सकता है वो ये है कि अगर आपके पास ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए। अगर आप ही के पास एंटीबॉडी पूछी जाए इसकी तो भाई ए ब्लड ग्रुप वाले हो ना तुम, तो तुम बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओगे, सिंपल, ठीक। अगर यही मैं बोलूं कि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप कौन सी एंटीजन रखोगे? बी की, ऐसे खूब सारी बी की एंटीजन रखोगे, ठीक है। और क्योंकि भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो तुम एंटीबॉडी किसके लिए बनाओगे? ए के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल है। अब आगे आओ, देखो यहाँ पे आती है मजेदार बात, किसमें? ब्लड ग्रुप ए बी में। ये रहा ब्लड ग्रुप ए बी। देखो क्योंकि ये ए और बी एक साथ हैं तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। छोटे छोटे मतलब एक तरीके समझ लो जैसे ए और बी भाई हैं, दोनों भाई मिलके काम करते हैं। देखो कैसे, ये रहा ब्लड ग्रुप ए बी, किसी बंदे का ब्लड ग्रुप है ए बी, तो ये इस तरीके से है, ठीक है। देखो अब क्योंकि इसके पास ए है तो भैया इसको एंटीजन ए की तो रखनी ही पड़ेंगी। ये लो रख ली इसने ए की एंटीजन, पर इसके पास बी भी है तो इसको बी के लिए भी एंटीजन रखनी पड़ेंगी। तो ये बी के लिए भी एंटीजन रखता है, ए भी रखता है एंड बी भी रखता है। अब तुम मुझे बताओ कि भाई इसके पास एंटीजन ए की भी है, एंटीजन बी का भी है, तो फिर ये एंटीबॉडी किसके लिए रखेगा? कोई भी नहीं बचा इसके लिए एंटीबॉडी रखने के लिए। सो देयर इज नो एंटीबॉडी, ये बात याद रखनी, ठीक है। तो इस डायग्राम में जब आप देखोगे, ये देखो डायग्राम में आपको यही देखने को मिल रहा है कि जिस किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसने ए का एंटीजन लगा रखा है और एंटीबॉडी किसके लिए बना रखी है? बी के लिए। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसने एंटीजन किसका लगा रखा है? बी का। एंटीबॉडी किसके लिए बना रखी है? ए के लिए। फिर आओ आप ए बी पे, ए बी मस्त है, इन्होंने एंटीजन दोनों के लगा रखे हैं, ए का भी और बी का भी। अब जब दोनों आ गए तो एंटीबॉडी किसके लिए बनाएंगे? किसी के लिए नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आप याद रखेंगे, जो ओ है, ओ बेचारे भोले भाले लोग हैं, ये किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहते, तो इन्होंने ना तो ए की लगाई ना बी की लगाई, ये किसी की नहीं लगाई। उन्होंने कहा मैं क्यों लगाऊं ए का और बी का, यार मैं तो ओ हूँ, ना तो मेरे को ए से मतलब है ना मुझे बी से मतलब है। सो ना ए का लगाता ना बी का लगाता, तो अब देख लो उसके बेचारे सिर पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास ना एंटीजन ए के लिए है ना एंटीजन बी के लिए, तो देखो बेचारे के पास एंटीबॉडी ए के लिए भी है एंड एंटीबॉडी बी के लिए भी है। क्लियर है? चलो अब आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है, कौन किसको ब्लड दे सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी इंसान का ब्लड ए है, आप याद रखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप फिनोटाइप वाला क्वेश्चन है मैं जेनेटिक्स में करा दूंगी वो वाला, अभी इधर देख लो। किसी का ब्लड ग्रुप ए है, जैसे अगर मेरा ब्लड ए है तो मैं किससे ब्लड ले सकती हूँ? मैं या तो किसी ए वाले बंदे से ब्लड ले सकती हूँ या मैं किसी ओ वाले बंदे से ब्लड ले सकती हूँ। ओ से मैं क्यों ले सकती हूँ? क्योंकि ओ के सिर पे कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो मेरी एंटीबॉडीज लड़ेंगी किससे? क्योंकि ओ के लिए तो किसी के पास एंटीबॉडी होती ही नहीं है ना, ठीक है। सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट बात याद रखनी है, जो ए वाला इंसान है, जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किससे ब्लड ले सकते हो? एक तो ए से ले सकते हो, एक ओ से ले सकते हो, ठीक है। फिर आओ आप, अगर आपका ब्लड बी है, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप या तो ब्लड बी से ले सकते हो या ओ से ले सकते हो। अभी लेने की बात चल रही, देने की तो बात ही नहीं चल रही। फिर आओ ए बी पे। ए बी बड़ा ही मस्त टाइप का बंदा है, ये सबसे मांगने में विश्वास रखता है। ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है, ये ए बी से भी ले सकता है और ये ओ से भी ले सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। क्यों? देखो
ए से लेगा तो इसके लिए ए का एंटीजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी से लेगा तो बी का एंटीजन है, ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं होती, और ए भी तो इसका खुद का ही भाई है, ये ले सकता है आराम से, तो ये सबसे ब्लड ले सकता है। ओ बेचारा, सबसे गंदी बात यह है, जो सबको दान देता है वो किसी से नहीं ले पाता। भाई जो दान दे रहा है, तुम सिंपल सी बात है देखो ना, जो कोई दानी आदमी है जब वो दान कर रहा है तो वो किसी से क्यों लेगा, तो ओ वाला बेचारा सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ब्लड लेता है और किसी से नहीं लेता, वो किसी से भी ब्लड नहीं मांगता। क्यों? इसका रीजन है, देखो लॉजिक रीजन अगर आप देखोगे इसका लॉजिकल, तो यहाँ पे इसके पास एंटीबॉडीज ना ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, तो अगर ये ए से लेता है तो भाई समझ रहे हो ना आप, दोनों एंटीबॉडीज हैं तो फिर लड़ाई हो जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है कि ये दे किसको सकते हैं। पर्पल कलर से हम देखते हैं कि दे किसको सकते हैं। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, तो वो ले तो सकता है ए से और ओ से। अब ये दे किसको सकता है, ये ए को भी दे सकता है और ये ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, ओ और बी को नहीं दे सकता। बी वाला बंदा जो है वो बी को भी दे सकता है, वो ए बी को भी दे सकता है। क्यों भाई? एंटीबॉडी एंटीजन का खेल है। नेक्स्ट आओ, ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है। ठीक है, ए और बी को नहीं दे सकता। चलो, किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए कि ए बी वाला ए और बी को क्यों नहीं दे सकता, तो देखो बेटा, यहाँ पर इसके पास ए और बी दोनों है। अगर सपोज करो ये ए वाले को दे देता है, तो ए वाले के पास ए का एंटीजन तो है, बट बेटा बी के लिए तो एंटीबॉडी है, बी के लिए एंटीबॉडी है तो उसके सिर पे तो ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, तो ए की तो दोस्ती हो जाएगी, बी छूट जाएगा तो बी की लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। ओ वाले की अगर मैं बात करूं तो ओ वाला ले सिर्फ ओ से ही सकता है, तो ये हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। ये बात याद रखनी है। ठीक है, ब्लड ग्रुप में ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आओ, ब्लड वेसल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल्स से रिलेटेड अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं ना, तो डेफिनेटली टॉपिक बड़ा लंबा है, इंपॉर्टेंट बातें सुनो। 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, दूसरी होती है वेन एंड तीसरी होती है हमारी कैपिलरीज। ये 3 होती है। पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो आर्टरीज से शुरू होती है। ये आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं ऐसे छोटे छोटे। आर्टरी शुरू हुई, आर्टरी को पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाना है, तो आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं छोटी ट्यूब्स में जिन्हें हम बोलते हैं आर्ट्रियोल। सो आर्टरीज ये रही आर्ट्रियोल्स। ठीक है, आर्ट्रियोल्स जब सेल के पास पहुंच जाती हैं, सेल लेवल पे पहुंच जाती हैं, जैसे इमेजिन करो ये रही हमारी सेल्स, दीज आर आवर सेल्स, इमेजिन कर लो ये हमारी बॉडी की सेल्स आ गई। सेल्स के एरिया में आते ही ये डिवाइड करके क्या बन जाता है, कैपिलरी, समथिंग लाइक दिस। ये देखो ऐसे ये छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कुछ जाएगा, यहाँ से यहाँ कुछ जाएगा। ठीक है, अब आगे आओ। यही कैपिलरीज आगे जाके क्या बन जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ऐसे जुड़ जाती हैं एंड जुड़ के क्या बना देती हैं, वेनियोल। ये छोटी छोटी सी वेनियोल बना देती हैं और फाइनली वेनियोल क्या बन जाती है, बड़ी सी वेन। अब इस पूरे पैसेज में तुम्हें याद क्या रखना है, पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखोगे, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड ही कैरी करती हैं। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी अकेली उल्टी आर्टरी है, ये क्या करती है, CO2 वाला ब्लड कैरी करती है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आओ, सारी वेन्स देखो ब्लू बनाया तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड, तो ब्लू वाली की अगर मैं बात करूं तो सारी वेन्स CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, बट इनमें भी एक उल्टी सी वेन है। उस उल्टी वेन का नाम है, इधर देखो, पल्मोनरी वेन। उस उल्टी सी वेन का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन बिल्कुल उल्टी खिसकी हुई है, वो CO2 कैरी कर रही है सारी की सारी बेचारी, ये O2 कैरी कर रही है, तो ये O2 रिच ब्लड लेके जाती है। एक्सेप्शन याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉल एंड वॉल्व में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता वॉल क्या होता है एंड वॉल्व क्या होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। देखो देखो एक टर्म है वॉल्व, पहली बात आप याद रखोगे वी से वेन, वी से वॉल्व, ये बात याद रखनी है, यानी कि वॉल्व वेन में प्रेजेंट है, आर्टरी में प्रेजेंट नहीं है। कैसे, देखो
ये आपकी वेन का मुंह है, इमेजिन करो ये वेन का मुंह है। इस वेन में ना ऐसे छोटे छोटे से गेट लगे होते हैं, समथिंग लाइक दिस। इन गेट को ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्व। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब आर्टरीज में ब्लड मूव करता है ना तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्यों भाई, आर्टरी में जो ब्लड मूव कर रहा है ना उसको हार्ट ने पंप किया है। जब भी कोई ऐसे इमेजिन करो हार्ट पंप कर रहा है तो भाई प्रेशर तो ज्यादा होगा। तो इन वाली जितनी भी आर्टरीज आर्टरियोल्स होती है ना, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, चलो एक्सचेंज हो गया, सब कुछ हो गया। अब ब्लड एंटर कर गया आपके वेनियोल एंड वेन में। अब यहाँ पे सेल तो कोई धक्का लगाने वाली है नहीं, तो भाई ब्लड का प्रेशर यहाँ पे नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अब तुम इमेजिन करो बिल्कुल नीचे से ब्लड ऊपर आ रहा है, तो वो ऑलरेडी स्पीड कम है पर ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। अगर स्पीड कम है और ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो तुम्हारा ब्लड कभी भी ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो जाता तो अपन कब के मर जाते। तो ऐसा ना हो, इस वेन को एक सुविधा दी गई। बोला गया कि जैसे तुम हो, ये तुम्हारा पाइप है, हम बीच बीच में वॉल्व लगा देते हैं छोटे छोटे से वॉल्व। अब ये वॉल्व क्या करेंगे आपके साथ, देखो ब्लड आया, इमेजिन करो ये ब्लड है, ये रहा हमारा ब्लड। ये ब्लड यहाँ आया, यहाँ आते ये गेट खुल जाएगा, गेट खुलेगा और ब्लड यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे ही ये पहुंच जाएंगे ऊपर, ये गेट बंद हो जाएगा वापस से। ठीक है, फिर वापस देखो ये ब्लड आया, इस ब्लड को अब ऊपर जाना है, ये लो ये ब्लड ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा ये गेट बंद हो जाएगा, फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये गेट बंद हो जाएगा। यानी कि वॉल्व क्या है, दे आर नथिंग, दे आर बेसिकली गेट्स, दे आर गेट्स। और ये गेट क्या करता है, जैसे मैं ब्लड हूँ, मैं जैसे ही पहुंचूंगी गेट खुल जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, पीछे वाला गेट बंद हो जाएगा। जैसे ही पीछे वाला गेट बंद हो जाएगा डेफिनेटली मैं पीछे नहीं जा पाऊंगी। सो ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो। और क्यों है ये, क्योंकि बीपी यहाँ पे कम है, ब्लड का प्रेशर कम है। दोनों बातें क्लियर हो गई। इसके साथ मैंने तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। चलो अब आर्टरी में वॉल्व क्यों नहीं होता, कोई दिक्कत ही नहीं यार, आर्टरी में तो ब्लड का प्रेशर ही इतना ज्यादा है, कोई वॉल्व की जरूरत नहीं है, वो चाह के भी उल्टा नहीं आ पाएगा, उसका प्रेशर इतना ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बच्चे पूछते हैं वॉल क्या मतलब क्या होता है। देखो नेक्स्ट है वॉल। देखो वॉल होती है सिर्फ आर्टरीज में मोटी, वॉल जो है वो वेन में भी है और आर्टरी में भी है, बट डिफरेंस क्या है, ये आर्टरी है, अगर ये आर्टरी है तो इसकी वॉल्व ऐसी मोटी होगी। ध्यान से देखो कितनी मोटी बना रही हूं मैं, इतनी इतनी मोटी होंगी। ये है वॉल्स, वेरी वेरी थिक। तो आपको यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है, वॉल्व आर्टरीज में हमेशा थिक होती। और यही अगर वेन होती, ये जैसे ये वेन है तो यहाँ पे बस ऐसे पतली रहेगी, देखो बस जस्ट सिंगल ऐसे पतली सी दिखाना चाह रही हूँ मैं, तो यहाँ पे वॉल हमेशा क्या रहेगी, थिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर थिक और थिन क्यों है ये बात याद रखेंगे। देखो जब ब्लड यहाँ से मूव कर रहा है, इमेजिन करो ये ब्लड यहाँ से मूव कर रहा है, खूब सारा ब्लड मूव कर रहा है, बहुत सारा ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है। ब्लड जब मूव कर रहा है तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ब्लड का प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो भाई ब्लड धक्के लगाएगा अपनी दीवारों पे, ब्लड चलता चलता खूब सारे धक्के मारेगा अपनी दीवारों पे। तो इमेजिन करो यहाँ पे भी धक्का लगेगा, यहाँ पे भी धक्का लगेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अगर इमेजिन करो ये धक्के खा खा के हमारी आर्टरी पतली होती और फट जाती तो हम वहीं के वहीं मर जाते, हमारा मतलब गेम ही ओवर हो जाता अगर आर्टरीज पतली होती तो। अब आर्टरीज को हमने क्या कर दिया, खूब खूब मोटा कर दिया। लगाओ अब जम जम के धक्के लगाओ, ब्लड को खूब धक्के लगाने का ऑप्शन मिलता है, बट वो आर्टरीज को तोड़ नहीं पाता। क्यों, क्योंकि इसकी वॉल्व क्या है, वॉल मोटी है। तो ये बात याद रखनी है, वॉल हमेशा आर्टरीज में मोटी होती है। रीजन क्या है कि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर हाई रहता है, और अगर ब्लड का प्रेशर हाई है तो डेफिनेटली कहीं हमारे पाइप को, यानी कि आर्टरी नाम के पाइप को कोई नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ पे वॉल क्या रख दी, मोटी। वेन में तो कोई प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे वॉल को तो क्या कर दिया, पतला, और यहाँ पे क्या लगा दिए, वॉल्व्स। अब बात समझ आ गई। आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है सबको। अब आते हैं कैपिलरीज पे। कैपिलरीज कुछ भी नहीं है, फाइनल एक्सचेंज करने के लिए पतली पतली बेसिकली ट्यूब्स हैं जिनसे चीजें इधर से उधर हो सकती हैं इजीली। सो यहाँ पे एक्सचेंज में कैपिलरी इन्वॉल्व रहती है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टरीज एंड वेन्स यहाँ पे एक्सचेंज के लिए नहीं है, मेनली कैपिलरीज एक्सचेंज के लिए। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम हार्ट पे। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए, ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, रिक्वायर्स ब्लड, इसको ब्लड चाहिए। द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन इज, कौन सा ब्लड आप इस बेचारे
इंसान को दे सकते हो। देखो तुमको पता है अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो ये किस किस से ले सकता है, या तो ये ए से ले सकता है या ये ओ से ले सकता है। टेक किस किस से ले सकता है, ठीक है। दे किसको सकता है, ये किस किस को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बस इन्हीं को दे सकता है। गिव। अब अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और इस ब्लड ग्रुप वाले इंसान को किससे ब्लड दे सकते हो, तो भाई या तो तुम ए से दे सकते हो या ओ से दे सकते हो। देखो ए एंड बी से दे नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते, इसका रीजन देखो, देखो रीजन समझो। ए वाले से ये ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बी वाले से क्यों नहीं ले सकता। देखो जब बी वाला ब्लड जाएगा ना तो ये रही बी की आरबीसी, बी की आरबीसी पे बी के एंटीजन होंगे, ठीक है। अब इमेजिन करो ये इंसान के ब्लड में चला गया, ये जो ए वाला बंदा है इसके ब्लड के प्लाज्मा में बी के लिए क्या है, एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज ऐसे होते हैं राक्षस, यूं देखो ये इनको गुस्सा आ जाता है, यार मैं एंटीबॉडी हूं ना, ये बी कहाँ से आ गया, ये इसको पकड़ के मार देता है। कौन, ये नहीं, ये इसको मार देते हैं। समझ आई क्या हुआ है, वापस सुनो पिक्चर। मेरा ब्लड ग्रुप बी है, रियलिटी में भी मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही है। अब इमेजिन करो सिचुएशन आगे, मैं बी वाली इंसान हूँ, मुझे किसी ने जबरदस्ती ए का ब्लड डाल दिया, ठीक है। अब मेरे में दिक्कत क्या होगी, जब मैं उस ए वाले का ब्लड अपनी बॉडी में लूंगी, दिक्कत ये होगी कि मेरे पास एंटीबॉडीज हैं, किसके लिए, ए वाले के लिए। अगर वो ए मेरे पास आएगा तो मेरी एंटीबॉडीज को गुस्सा आ जाएगा, ये कहाँ से आ गया, क्योंकि उसके पास तो एंटीजन है ए का। एंटीजन जैसे ही अंदर आएगा ए का, हमारी लड़ाई होगी, मेरे जितने एंटीबॉडीज हैं इसके एंटीजन को मार देंगे। एंड एज अ रिजल्ट ऐसा अगर कभी हो जाता है तो जिस भी इंसान का आपने ब्लड लिया होता है ना उसकी सारी आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एंड एज अ रिजल्ट कुछ फेटल कंडीशंस में डेथ भी हो जाती है इंसान की जिसने ब्लड लिया है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ब्लड जो है प्रॉपर मैचिंग हो, उसके बाद ही दी जाए, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में ए और ए बी तो दे नहीं सकते, फिर आता है ए एंड ए बी के साथ भी वही दिक्कत होगी, एंटीजन इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ये भी नहीं दे सकते। फिर आओ ए एन ओ इज द करेक्ट आंसर, हमें पता है क्योंकि भाई ए का भी ले सकते हैं ओ का भी ले सकते हैं। ये जो चार का ऑप्शन है दिस इज ओनली फॉर ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि वो ही यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिया। जीनोटाइप वाला क्वेश्चन हम वापस डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे आओ, नेक्स्ट आता है हार्ट। हार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, पहले वो सुनेंगे। देखो हार्ट में पहली बात आप याद रखेंगे, पहली बात जो हार्ट के लिए, ह्यूमन हार्ट के लिए आपको याद रखनी है वो क्या है, हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वी हैव 4 चैम्बर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास 4 चैम्बर होते हैं, तो आंसर है नहीं। कैसे याद करेंगे आप, PARAM, क्या याद करना है आपको, PARAM, परम। P से क्या होती हैं मछलियां, पाइसिस। A से क्या होते हैं एम्फीबियन, R से होती हैं रेप्टाइल, A से होते हैं एव्स, बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स हैं, और M से होते हैं मैमल्स। आपको याद रखना है कि जब भी ब्लड के चैम्बर पे क्वेश्चन आ जाए, तुमको याद रखना है जितनी भी मछलियां हैं उनमें 2 चैम्बर है, उनके एक हार्ट में 2 चैम्बर है, ठीक है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, बस, ठीक है। फिर आओ इन पे, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर होते हैं, इनके पास टोटल कितने चैम्बर है, एक हार्ट में 3 चैम्बर। रेप्टाइल्स के पास भी कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। कुछ बुक्स में आपको 3.5 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो। फिर आओ बर्ड्स में और हमारे अंदर 4 चैम्बर्स है, वी आर हैविंग टोटल 4 चैम्बर। 4 चैम्बर का मतलब होता है ऊपर के जो 2 होते हैं उन्हें हम ऑरिकल्स बोलते हैं, और नीचे के जो 2 होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। ऑरिकल का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कई बार आता है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म दे दिया, जैसे तुम्हें एक एग्जांपल सबसे कॉमन जो आता है, सपोज करो कोई बर्ड का नाम दे दिया और ह्यूमन दे दिया, अगर वो हार्ट के बेसिस पे यानी कि चैम्बर के बेसिस पे कंपैरिजन कराए तो आपको पता होना चाहिए बर्ड में और हमारे अंदर सेम चैम्बर है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, रेप्टाइल्स में ऑल्दो देयर आर 3.5 चैम्बर, ज्यादातर इनके पास 3.5 है, बट एक एक्सेप्शन है, कौन, एक है अपना क्रोकोडाइल।
क्रोकोडाइल की जो फैमिली है ना, ये एक्सेप्शन है, दे हैव 4 चैम्बर, इनके पास 4 चैम्बर होते हैं, दे हैव 4 चैम्बर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पहला हो गया अपना। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऑरिकल रिसीविंग है, वेन्स पंप कर रही हैं, ऑरिकल्स जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं और वेंट्रिकल्स जो हैं वो पंप कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात हमें याद रखनी है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है हमारे हार्ट का, ये किससे डील करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। ठीक है, और जो राइट पार्ट है हमारे हार्ट का, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखो ध्यान से सुनना ये वाली बात। ये यहाँ पे बीच में आपको V1 V2 V ऐसे कुछ दिख रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे हार्ट में वॉल्व्स होती हैं, वी आर हैविंग वॉल्व्स, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वेन में वॉल्व होती है, हमारे हार्ट में भी वॉल्व होती है, एंड हमारे पास टोटल आपको जितनी याद रखनी है वो 4 वॉल्व हैं। देखो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है, आप लोग को याद है, जस्ट रिकॉल इट, क्या है वो? बेसिकली ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे जो V2 लिख रही है वो असली में कौन सी है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये याद रखना है। ठीक है, फिर जब यहाँ से ब्लड जाता है ना राइट वेंट्रिकल से, तो यहाँ पे भी एक और वॉल्व होती है। वॉल्व क्या है? गेट्स है ना, तो यहाँ पर कौन सा होता है? पल्मोनरी। यहाँ का वॉल्व का नाम होता है पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, इधर की साइड आओ। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे जो वॉल्व होती है उसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। उसका नाम क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व। इधर यहाँ पे इधर की साइड ये जो चीजें होती है ना, यहाँ पे जो वॉल्व है, इस वॉल्व का नाम होता है, क्या होगा? एरोटिक सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, ये तुमको याद है, बहुत अच्छे से याद है। अब मैं ये वाला पार्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डबल सर्कुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट 6 स्टेप्स होती हैं, और ये 6 की 6 स्टेप हर बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम डबल सर्कुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो शुरू हम करते हैं लेफ्ट से, लेफ्ट बेस्ट है। इमेजिन करो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ वाले पोर्शन से। ठीक है, क्या होता है बेसिकली आपको पता है, लंग्स में एल्वियोलाई होती है, आपके लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, और एल्वियोलाई में खूब सारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अभी हमें हार्ट तक भेजना ताकि वो हार्ट पूरी बॉडी तक पहुंचा सके। सो लंग्स से क्या होगा, आपकी कहानी स्टार्ट होगी। स्टेप नंबर 1 शुरू होगा। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच होगा, यानी कि इस ब्लड में खूब भर भर के ऑक्सीजन है। यहाँ से ब्लड मूव करना शुरू करेगा। कौन सा ब्लड है? देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेके जाने वाला होगा एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। तो आपको ये सर्किट याद होना चाहिए कि लंग्स से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जा रही हैं। देखो नीचे नीचे नीचे, और कहाँ पहुंचा दिया? लेफ्ट ऑरिकल। ये होती है पहली स्टेप। ठीक है, दूसरी स्टेप पे आते हैं। लेफ्ट ऑरिकल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट ऑरिकल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना, और ये कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को कहाँ पहुंचा देती हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहुंचा दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी यहाँ पे ये जो पहुंचा, तो यहाँ पे गेट खोलना पड़ा। यहाँ वाला गेट कौन सा था? आपको याद रखना है बाइकस्पिड वॉल्व। इट वाज बाइकस्पिड, जिसका दूसरा नाम एक और होता है मिट्रल वॉल्व। सो जब भी लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ पे जो गेट खुलता है वो कौन सा होता है? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, और वो नीचे कहाँ पहुंच जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये आपको याद रखना है। फिर आओ सेकेंड स्टेप कंप्लीट करके थर्ड स्टेप पे। अब तीसरी स्टेप में क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को पंप कर देगा पूरी बॉडी तक। तो देखो तीसरी स्टेप में ये हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप कर रहा है, बाहर जा रहा है ना ब्लड। ये किसके थ्रू जाता है? एओर्टा। और एओर्टा क्या है? आर्टरी है। ठीक है, एओर्टा आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड भागता 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 आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। बॉडी के ऑर्गन क्या करेंगे? जितनी भी बॉडी की सेल्स होंगी, जैसे मैं बॉडी की सेल हूँ, तो जैसे ही ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है ना, मैं ऑक्सीजन तो ले लूंगी और CO2 डाल दूंगी उसके अंदर। सो अब जो भी ब्लड मूव करेगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? इट विल बी डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे चलाते हैं। ये देखो आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले, हम यहाँ पहुंच गए। अब इस स्टेप को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। बॉडी से अब जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है CO2 रिच ब्लड। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? CO2 रिच ब्लड। ठीक है, तो ये बॉडी से CO2 रिच ब्लड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लेके कौन जा रहा है? इंपॉर्टेंट, वेना कावा।
वेना कावा क्या है? अगेन इट इज अ वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। आगे देखो, ये ब्लड कहाँ पे गया? राइट वाले पार्ट में। राइट ऑरिकल का काम होता है पहले तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, तो ये हो गई आपकी चौथी स्टेप, फोर्थ स्टेप हो गई, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट स्टेप पे। राइट ऑरिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड को पंप करेंगे। कहाँ पंप करेंगे? राइट वेंट्रिकल में पंप करेंगे। तो ये लो, यहाँ पे भी एक गेट खोलना पड़ेगा और इस गेट का नाम यहाँ पर क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे ये गेट खुलेगा ये ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर फिफ्थ स्टेप। 5 स्टेप टोटल हो चुकी हैं। लास्ट स्टेप जो है उसमें बेसिकली क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल जो है अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके डेफिनेटली अब इस डीऑक्सीजनेटेड को हमको दोबारा ऑक्सीजनेटेड बनाना है। सो ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता 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 ब्लड कहाँ पहुंचा देगा? लंग्स तक। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है 6th स्टेप, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है। नेक्स्ट बात याद रखना, पल्मोनरी वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाए मतलब लंग्स के बारे में बात हो रही है। पल्मोनरी वर्ड ही लंग्स को डिनोट करता है, ठीक है। चलो आगे आओ। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को कहाँ लेके चल जाती है? लंग्स तक। लंग्स क्या करेगी? ये CO2 तो ले लेगी और दोबारा जो नया ब्लड डालेगी वो CO2 से लेकर O2 डाल देगी। देखो मैं अगर एल्वुलाई हूँ तो जैसे मेरे पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, मैं फटाफट CO2 तो ले लेती हूँ और इसमें O2 डाल देती हूँ, ऐसे O2 डाल देती हूँ। तो अब जब ये दोबारा जाएगा तो ये वापस ऑक्सीजनेटेड बन गया और मेरे पास जो CO2 आई उसको मैं एक्सहेल करके बाहर निकाल दूँ। क्लियर है? 2 चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपको कि रेस्पिरेशन और ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से लिंक है। अब आगे देखो, ये वापस से ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे जाएगा 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 एंड काम करेगा, ठीक है। तो अब आ जाओ एक लास्ट स्टेप पे, एक बार वापस से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका क्या हुआ है। बेसिकली ध्यान से देखो, पहले लंग्स से CO2 रिच ब्लड जाना स्टार्ट हुआ। जब वो जा रहा है, बिल्कुल पिक्चर ध्यान से सुनना, लंग्स से CO2 रिच ब्लड जा रहा है, कहाँ तक जाएगा आपको याद रखना है? लेफ्ट ऑरिकल तक जाएगा। पहली स्टेप कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी वेन लेके जाएगी, जो कि एक एक्सेप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे एक गेट खुलेगा जिसका नाम है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व और ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक गेट खुलेगा जिसका नाम है एरोटिक सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है। एरोटिक सेमील्यूनर वॉल्व खुलते ही ब्लड कहाँ पंप हो जाएगा? एओर्टा में। एओर्टा ब्लड को भागा 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 बॉडी तक लेके जाएगा। बॉडी की सेल्स तक जैसे ही ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा वो खुश हो जाती है, वाओ अब हमें ऑक्सीजन लेना है और अपना गंदा CO2 फेंकते जाना है। तो अब जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा हो गया? CO2 रिच हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ऑक्सीजन तो सारी ले ली। तो अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड या CO2 रिच ब्लड, ठीक है। यहाँ से ब्लड भाग के कहाँ पे जाएगा? राइट ऑरिकल में। ये हो गई आपकी नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में अब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक गेट खुलेगा जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व और ब्लड भागा 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 कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फाइनल स्टेप चल रही है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक गेट खुलेगा जिसका नाम है पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। ये गेट खुलते ही ब्लड भाग के कहाँ पर जाएगा? लंग्स तक। लंग्स की जो एल्वुलाई हैं ये सारा CO2 ले लेंगी, एट द सेम टाइम O2 डाल देंगी, ठीक है। अब जो ब्लड यहाँ से आगे निकलेगा वो वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। मीनवाइल जो CO2 मेरे पास आ चुकी है, मैं एल्वुलाई हूँ ना, मैं उसको बाहर धक्का मार के बाहर फेंक दूंगी। सो अब जो बाहर जाएगा वो होगा क्या? गंदा वाला CO2 वाली हवा, जिसको हम एक्सहेल बोल देते हैं या एक्सहेलेशन बोल देते हैं, ठीक है। ये है हमारा डबल सर्कुलेशन, इसको कोई नहीं भूलेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलो एक और जरूरी बात बतानी है, वो ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन और बनता है जो मैंने तुमको परम वाला कॉन्सेप्ट बताया था, PARAM। आई टोल्ड यू यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं, इन दोनों के पास 3 होते हैं, इनके पास 2 होते हैं। एक और बात आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है इन दोनों को इस डबल सर्कुलेशन का क्या फायदा होता है, यानी कि बर्ड्स को और हमें डबल सर्कुलेशन का क्या फायदा है। तो आप लोग याद रखोगे, हम दोनों यानी कि जो बर्ड्स हैं और अपन क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब तुम सोचो, वार्म ब्लडेड है तो बाकी तीनों क्या हो गए? ऑटोमेटिकली बाकी तीनों क्या हो गए? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में डिफरेंस क्या होता है? वार्म ब्लडेड को चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, ठंड पड़े गर्मी पड़े कुछ भी पड़े, इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है।
जब भी तुम्हें टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ तुम्हें मेंटेन करनी है, तो उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी लगाने का मतलब है कि आपके पास एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास एफिशिएंट सिस्टम नहीं होगा, अरे इतनी बढ़िया तरीके से तुम ऑक्सीजन नहीं पहुंचाओगे बॉडी की सेल्स तक, तो एनर्जी कैसे बनेगी? एनर्जी नहीं बनेगी तो आप अपना सर्कुलेटरी सिस्टम यूज़ करके अपना ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाओगे। ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप वार्म ब्लडेड ढंग से रह नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि हम वार्म ब्लडेड हैं, हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम है अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। सो वी नीड लॉट ऑफ एटीपी, और इसी के लिए हम क्या करते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा सर्कुलेशन है? वी हैव डबल सर्कुलेशन। किन किन के पास है? बर्ड्स के पास और हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखोगे, ये जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल है, इनके पास होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनके पास क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, ध्यान से सुनना। जैसे इसके पास 3 चैम्बर है, तो ऊपर के 2 ऑरिकल होते हैं, नीचे का एक वेंट्रिकल होता है। तो क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये डिफरेंस है इसका। एक साइड से ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, ठीक है, तो वो इधर से यहीं से ही जाएगा, ठीक, और दूसरी साइड से ऐसे गंदा वाला ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड, वो भी इधर से जाएगा। तो इस एरिया में आके मिक्सिंग हो जाती है। क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है इसलिए इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, और मछलियां हम सबसे बिल्कुल ही अलग हैं। इनका जो ब्लड है, इनको हम बोलते हैं, इनका जो सर्कुलेशन है उसे हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। यानी कि इनका जो ब्लड है वो तो टोटल सिर्फ एक बारी ही मूव करता है। प्लस वन मोर थिंग, एक बार जो मूव करता है इसको हम बोलते हैं वेनस ब्लड। जो ब्लड मूव करता है उसे हम बोलते हैं वेनस ब्लड। क्योंकि ये मछलियां जो होती है ना, इनके हार्ट से सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड मूव करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड तो मूव ही नहीं करता। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होता है इनके अंदर? देखो, जैसे ये गिल्स है, गिल्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड गया पूरी बॉडी तक। ठीक है, बॉडी ने एक्सचेंज किया, CO2 रिच ब्लड बन गया, ये आ गया बीच में हार्ट, अब हार्ट से गया गिल्स। तो क्या हुआ? गिल्स से तो ऑक्सीजन रिच ब्लड गया डायरेक्ट बॉडी तक, बॉडी ने लेकर इसको CO2 रिच बना दिया, CO2 रिच ब्लड गया हार्ट तक, और हार्ट ने CO2 रिच ब्लड को पंप कर दिया गिल्स तक। क्योंकि एक बारी सर्कुलेशन हो रही है इसलिए सिंगल सर्कुलेशन। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गंदा वाला ब्लड जा रहा है, CO2 रिच ब्लड जा रहा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं वेनस ब्लड। ठीक है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल याद रखनी है हार्ट के बारे में। ठीक है, चलो, तो अपन ने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एकदम क्विकली रिकॉल कर लिया जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम एक्सक्रीशन के बारे में देखते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग किसी के दिमाग में चल रहा होगा, लिम्फेटिक सिस्टम एंड प्लांट्स का क्या हुआ, तो एक बार मैं क्विकली तुमको वो भी रिवाइज करा देती हूँ। चलो रुको, देखो, लिम्फेटिक सिस्टम के लिए जो जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम में पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है, ये आपके ब्लड से ही बनता है, ब्लड से ही लिम्फ बनता है, ये बात याद रखेंगे पहली बात। नेक्स्ट बात याद रखेंगे, लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है, तो आप याद रखोगे लिम्फ में ब्लड जैसा सब कुछ ही होता है सिवाय किस किस के, यानी कि ब्लड में क्या क्या माइनस कर दो। ब्लड में से पहले तो तुम RBC हटा दो, ब्लड में जो RBC है ना, जो तुमने ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ा था उसमें से RBC हटा दो। ठीक है, RBC के साथ साथ प्लेटलेट्स भी हटा दो, प्लेटलेट्स बहुत ही कम होती हैं, वेरी लेस प्लेटलेट्स, ये हटा दो, ये मेन चीजें जो हट जाती। रिमेनिंग क्या रहा? ब्लड में प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा में तुम्हें पता सब कुछ आ गया, प्लस WBC, ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन होती है लिम्फ की। ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो मैंने तुम्हें वैसे ही बताया, ब्लड में से अगर आप RBC प्लस प्लेटलेट्स हटा दो, वेरी लेस प्लेटलेट का मतलब मेरा ये नहीं है कि तुम ब्लड से कम प्लेटलेट हटाओ, मेरा मतलब है प्लेटलेट्स हटानी है, यानी कि लिम्फ में प्लेटलेट्स बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, और या फिर आप याद रख सकते हो प्लाज्मा प्लस WBC, ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आपका जो लिम्फ है वो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे ये कैपिलरीज एरिया है, ये कैपिलरीज एरिया है, यहीं से शुरू होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। सो अल्टीमेटली ये जो लिम्फ निकलता है ये वापस से ड्रेन हो जाता है ब्लड में, ये नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ब्लड से ही बना और ब्लड में ही जाके दोबारा मिल जाता है, ये याद रखना है। मीनवाइल इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता क्या है, तो इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इनके अंदर होती है छोटी छोटी लिम्फ नोड्स, दे हैव स्मॉल स्मॉल लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं जो कि क्लीनिंग होती है, और ये क्लीनिंग का मतलब ये नहीं झाड़ू पोछा लगा रही है, वो क्लीनिंग का मतलब है जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आ गए, या तुम कह लो सिंपली माइक्रोब्स वगैरह,
माइक्रोब्स वगैरह है इनकी सफाई कर देती हैं। यानी कि अगर आपके ब्लड में या लिम्फ में कोई बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स वगैरह घूम रहे हैं तो जब वो लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ नोड्स से पार होंगे, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, जैसे कि ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, ऐसे से ही होता है। इन लिम्फेटिक सिस्टम में बीच बीच में से छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते हैं। यू कैन से लिम्फ नोड पुलिस चौकियां हैं, छोटी छोटी सी पुलिस चौकियां हैं जो कि ये चेक करती रहती हैं कि जो भी इंसान तो नहीं, यहाँ पे तो ब्लड का पार्ट ही मूव कर रहा है, लिम्फ जो मूव कर रहा है उसमें कहीं कोई डाकू तो नहीं है, और डाकू हमारे लिए माइक्रोब्स ही है। ठीक है, चलो ये पता करता है। फिर एक और बात याद रखेंगे, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो बीच में लैक्टील होती है ना, देयर इज अ लैक्टील, ये लैक्टील इज अ लिम्फेटिक कैपिलरी ओनली, और ये लैक्टील फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये मैंने तुम्हें बता दिया इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कंक्लूजन ही डिस्कस कर रही हूँ मैं तो, क्योंकि अगर चैप्टर डिस्कस करना शुरू करूँ तो यू वोंट बिलीव कितना कितना टाइम लग जाएगा। सो आई जस्ट अज्यूम दिस कि तुमने ये सारी चीज़ें स्टेज 1 के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रखी होंगी। सो यू जस्ट नीड टू ब्रश अप दोस थिंग एंड मोर आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। ठीक है, चलो आगे आओ। अगर मैं प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो क्या क्या याद रखना है आपको। देखो, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम एंड फ्लोएम, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ लिख देती हूँ। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम एंड फ्लोएम को मिला के हम पहली बात क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। वी कॉल्ड इट एज वैस्कुलर बंडल, या आप इसको वैस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जाइलम का काम होता है पानी को पहुंचाना, प्लस पानी के साथ मिनरल्स को भी, मिनरल्स प्लस वाटर जाइलम का काम होता है, और फ्लोएम का काम होता है खाने को पहुंचाना। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बात क्या आई, जाइलम से कहां से, डेफिनेटली जाइलम खाना लेके जा रहा है, तो जाइलम कहां से शुरू हो रहा है, तो आपको याद रखना है रूट जो है, जो रूट हेयर्स होती हैं वो पानी एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, एक पूरा पैसेज आता है बीच में, वो फाइनली जाइलम को दे देता है ये वाटर एंड मिनरल का मिक्सचर। तो वो पैसेज क्या है वो याद रखना है तुमको, वो इंपॉर्टेंट है। देखो याद रखना है, जैसे ये तुम्हारी रूट हेयर है, दिस इज योर रूट हेयर, तो ये आपको याद रखना है पैसेज RER, बस ये ट्रिक याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ मैं। RER क्या होता है, देखो R से होता है रूट हेयर, यानी कि रूट हेयर ने पहले शुरू किया, एब्जॉर्ब किया वाटर एंड मिनरल को, रूट हेयर से वो जाता है एपिडर्मिस, कहाँ गया, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से जाता है रूट कॉर्टेक्स, ठीक है, रूट कॉर्टेक्स से जाता है एंडोडर्मिस, एंड एंडोडर्मिस से फाइनली वो कहाँ चला जाता है, रूट जाइलम। ठीक है, इतना बात समझ आई तुमको, क्या हुआ है, रूट हेयर ने उसको एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर बन गया, रूट हेयर से गया वो एपिडर्मिस, ये तो तुम्हें याद होगा ना, एपी मतलब ऊपर वाला, एपिडर्मिस से गया रूट कॉर्टेक्स, RER बन गया, फिर आया E मतलब एंडोडर्मिस, और E से वापस R यानी कि रूट जाइलम। तो ऐसे करते करते आपका ये जो वाटर एंड मिनरल का मिक्सचर है, जिसको हम बोलते हैं सैप, दिस इज कॉल्ड एज सैप, ये सैप कहाँ पहुंच गया, रूट जाइलम। बस अब तो कुछ भी नहीं है, ये रहा आपका पेड़, अगर ये कोई पेड़ है तो भाई रूट से यहाँ से गया, यहाँ तक रूट जाइलम आ गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, शूट जाइलम आ जाएगा, और बस पहुंचते 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 ये आपकी पत्तियों तक पहुंच जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रखेंगे, इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, दिस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, फिर एक और बात याद रखनी है, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फोर्सेस जो कि एसेंट ऑफ सैप करवाते हैं। पहला होता है आपका ट्रांसपिरेशनल पुल, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशनल पुल जो कि आपकी पत्तियां लगवाती है, और ये ट्रांसपिरेशनल पुल किसके कारण लगता है, ट्रांसपिरेशन के कारण। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लगता है, एक और होता है रूट प्रेशर, एक और क्या होता है, रूट प्रेशर। तो ये 2 प्रेशर्स हैं जिसके कारण आपकी रूट मतलब प्लांट्स की रूट से ये सब कुछ चीज ऊपर जा पा रही है। ठीक है, ये क्लियर है, इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपन फूड के लिए, पत्तियां फूड बनाती, अपन को पता है जितनी भी लीव्स हैं वो फूड बनाती हैं, फूड को हमें कहाँ भेजना है, पूरे प्लांट तक अपन को पूरे में भेजना है। ये पूरा अपना प्लांट है तो भाई ये वाली पत्ती बनाए तो ऐसे थोड़ी है ऊपर वाले को भेजेगी, ये तो कहीं भी भेज सकती, यहाँ भी भेज सकती, यहाँ भी भेज सकती, यहाँ भी भेज सकती। तो जो पत्तियां हैं वो खाने को इधर उधर कहीं तो भी भेज सकती। तो पत्तियां किसके थ्रू भेजती हैं, फ्लोएम के थ्रू। क्या भेज रही हैं,
फूड भेज रही हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लस तो कुछ भी नहीं, ओनली फूड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। एंड वन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, खाने का मूवमेंट ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो दिस मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल। दिस इज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। एंड एसेंट ऑफ सैप सिर्फ और सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता है। लो, हो गया तुम्हारा क्विक रिवीजन प्लांट का भी। चलो आगे, अब एक्सक्रीशन शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन भी अगेन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो बच्चों इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। चलो आते हैं, ये रहा हमारा बेसिकली जो फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट में जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है। किसकी मेटाबॉलिज्म से जनरेट होता है, जो तुम प्रोटीन खाते हो ना, वो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के टाइम पे वेस्ट जनरेट होते हैं, प्लस कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से भी निकलते हैं। यानी कि जो आप बढ़िया प्रोटीन और बढ़िया सब चीजें खा रहे हो ना, उनसे अल्टीमेटली एक नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, जो कि 3 टाइप का होता है। और वो 3 टाइप क्या होते हैं, देखो, एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया और एक होता है यूरिक एसिड। ये 3 वेस्ट है, जिसमें से अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। इट इज हाईली टॉक्सिक, वेरी वेरी टॉक्सिक। ठीक है, यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होता है, तो इट इज कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक। किसके कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है, अमोनिया के। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, बहुत ही कम टॉक्सिक है। ठीक है, तो भाई अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, प्लस पानी में बड़ा डिसॉल्व हो जाता है, बढ़िया। तो जो चीज ज्यादा टॉक्सिक है ना, उसको जितना ज्यादा पानी में मिला के घोल के डालोगे ना, वो इतना ही कम हार्मफुल रहती है। तो ये जो अमोनिया निकालने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये पानी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में ही रहते हैं। इसके लिए तुम क्या याद रखोगे, ट्रिक जो याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन जो बात आती है वो यही आती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, देखो ऐसे याद रखोगे। पी से मछलियां, पाइसेस मतलब मछलियां। ए से मतलब है एक्वेटिक एम्फीबियंस, ए से मतलब है एक्वेटिक एम्फीबियंस। आर से मतलब है एक्वेटिक रेप्टाइल्स और आई से मतलब है एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ये मैंने तुमको एग्जांपल बता दी। अब अगर कोई तुमसे पूछ ले ना, देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले एक्वेटिक एम्फीबियन, एम्फीबियन में आता है जो सबसे कॉमन दिक्कत आती है वो आती है, देखो एक दे देते हैं टैडपोल और एक दे देते हैं फ्रॉग। टैडपोल जब पानी में रहता है ना, उस टाइम पे वो अमोनिया निकालता है, ये याद रखना। और जब फ्रॉग बन जाता है तब वो यूरिया निकालता है। समझ आ गई? तो जब वो एक्वेटिक एम्फीबियन है ना, तब वो क्या निकालेगा, अमोनिया। ठीक है, एग्जाम्पल याद हो गया। फिर आओ यूरिया। यूरिया कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है और प्लस पानी में इतना जल्दी डिसॉल्व भी नहीं होता। तो जितने भी एनिमल्स जो हैं जिनको पानी की अवेलेबिलिटी भी कम है, वो यूरिया बना लेते हैं, जैसे कि हम। इसके लिए आप याद रखोगे मैम। ठीक है, मैम की ट्रिक में आपको क्या याद रखना है, एम से याद करो मैमल्स, ये देखो ये लिख रहा है मैमल्स। ए से आप याद करेंगे एम्फीबियंस और एम से आप याद रखेंगे, देखो ये जितने भी मरीन फिशेस होंगी, मरीन फिशेस जैसे कि शार्क। ठीक है, तो मैम से क्या रखोगे, एम से मैमल, यानी कि अपन जितने भी काऊ, कैट, डॉग, अपन सब ये सारे अपन यूरिया निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन से वाले, लैंड वाले एम्फीबियन। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग। फिर आओ जैसे कुछ मरीन फिशेस होती है ना, मरीन मतलब समुद्री पानी में रहने वाली मछलियां, वो क्या निकालती हैं, यूरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऐसा है जो कि बहुत कम टॉक्सिक है, प्लस साथ के साथ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको निकालते हैं जिनको पानी ज्यादा मतलब ना समझ भी नहीं आता, पानी इनके पास अवेलेबिलिटी भी कम है और ये निकालते भी यूरिक एसिड है। तो इसके लिए तुम एग्जाम्पल याद रखोगे बिल, BILL, जो नहीं आता अपने रिचार्ज बिल, वो याद रखने। बी से आप याद रखेंगे बर्ड्स। तो बर्ड्स जो अपने ऊपर दिन भर टपकाती रहती हैं, वो बेसिकली क्या है, यूरिक एसिड ही है उनका। एंड याद रखना जो बर्ड्स अपने ऊपर वो बर्ड की बीट गिरती है ना, उनके अंदर उनका फीकल मैटर भी होता है और उनका एक्सक्रीटरी मैटर भी होता है। तो डबल कॉम्बो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर एक बार में गिरा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे इंसेक्ट्स जो है वो लैंड इंसेक्ट्स हैं, ये जितने भी लैंड के इंसेक्ट्स हैं वो ये निकालेंगे। फिर नेक्स्ट एल से आप याद रखोगे लैंड स्नेल्स, जो लैंड पे स्नेल्स घूमती हैं वो। और फिर लास्ट एल से याद रखोगे आप लैंड रेप्टाइल्स। ये एग्जाम्पल की ट्रिक है भाई,
याद कर लेना, क्वेश्चन आते हैं तो तुमको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक अपना कि किडनी जो है, किडनी किस तरीके से यूरिन बनाती है। तो किडनी के अंदर जो बेसिक यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, और वो नेफ्रॉन की हेल्प से यूरिन बनाती है। सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी यूरिन फॉर्मेशन में। पहली स्टेप होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप होती है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरी स्टेप होती है ट्यूबुलर सीक्रेशन। जितने भी पॉइंट अब मैं बोलने वाली हूँ इसके आगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, सुनो। देखो पहली बात आप याद रखोगे, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तुमको पता ही होगा। देखो ये रही बाउमन्स कैप्सूल, ये पीछे की जो ट्यूब निकलती है इसे हम बोलते हैं पीसीटी, जो नीचे की तरफ जाती है उसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, एंड ये जो वापस ऊपर हो जाती है वो कहलाती है डीसीटी, और फिर ये आ गया अपना कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। देखा अपन ने ये चीज, ठीक है। मीनवाइल आगे की तरफ क्या होता है, आगे की तरफ ये अंदर की तरफ जा रही है एफरेंट आर्टरियोल, फिर इधर की साइड जो बनती है टफ टफ कैपिलरी, गुच्छा बनता है कैपिलरी का जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये पीछे जाता है इफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुनेंगे। पहला देखो, पहली स्टेप थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा बाउमन्स कैप्सूल है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो हमारा बाउमन्स कैप्सूल है, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं ऐसे, ये देखो। मैं अभी उन सेल्स का पूरा प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रही, चलो बना ही देते हैं, तुम्हें याद रहेगा। ऐसी सी सेल्स होती हैं, ये देखो, जैसे पाँव नहीं होते किसी के, ऐसी सी सेल्स होती हैं लाइक दिस, ये देखो, ठीक है। इन स्पेशल सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो आपसे कोई पूछे कि भाई पोडोसाइट नाम की सेल कहाँ मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए नेफ्रॉन में, यानी कि किडनी में, ठीक है। नेक्स्ट आओ कि यहाँ होता क्या है, देखो आपके ब्लड में, हमें हमारा मोटिव क्या है, ब्लड में से कचरे को निकालना है, यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड, प्लस अगर आप कोई टॉक्सिक मटेरियल ले ले तो दिन भर में ना जाने क्या क्या चीजें चल जाती है हमारी बॉडी में, तो ये सारे वेस्ट को हमें ब्लड से अलग करना है। तो बेसिकली क्या होता है, ब्लड जब यहाँ से पास हो रहा होता है, ये जो ब्लड है आपका जब यहाँ से पास हो रहा होता है, तो ये ब्लड इधर आता है, ये ग्लोमेरुलस वाले एरिया में आता है। ग्लोमेरुलस एक चाय छानने वाली छन्नी की तरह, जैसे ये चाय छानने वाली छन्नियां नहीं होती, ऐसी अपन यूज करते हैं ना चाय छानने वाली छन्नियां, तुम डालते जाते हो और वो नीचे आती जाती है, यहाँ जो सेटल हो जाती है वो क्या होती है, आपकी चाय की पत्ती, ठीक है। एग्जैक्टली वही इमेजिन करना है कि ये जो छन्नी है इसमें से जो जो छोटा है वो सब निकल जाएंगे और जो जो बड़ा है वो सब रह जाएंगे। यही होता है जनरली छन्नी में, पोहे छानने वाली छन्नी में क्या होता है, पानी निकल जाता है, पोहा वहीं रह जाता है। तो जितनी भी अपने पास घर में छन्नियां है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल इमेजिन करना है तुमको। जो चीज बड़ी है वो वहीं रह जाएगी, जो चीज छोटी है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या चीज निकलेगी ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप ब्लड को निकालना शुरू करते हो तो ब्लड में से क्या क्या निकल जाता है और क्या क्या रह जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, तुमको याद है जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनका साइज बड़ा है कि छोटा, बहुत बड़ा है, ठीक है, लार्ज साइज है इनका, ठीक है। प्लस प्रोटीन का साइज कैसा होगा, बड़ा कि छोटा, बड़ा, ये भी नहीं जा पाएगा। तो प्लस अगर मैं बोलूं, मेनली यही मान लो, ये दो ही मान लो आपके लिए। सो इन दोनों का साइज, ब्लड सेल्स का और प्रोटीन्स का साइज बड़ा बड़ा है। तो तुम इमेजिन करो, छोटी सी छन्नी में ऐसे मोटे मोटे लोग निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या वो निकल पाएंगे? नहीं, वो नहीं निकल पाएंगे। सो ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, ये दोनों मोटे मोटे बंदे नहीं निकल पाएंगे। कहाँ से नहीं निकल पाएंगे? ये जब यहाँ से आ रहा है ना, देखो जो एनिमेशन चल रही है वो एक्चुअली ये दिखा रही है। देखो, यहाँ से ये चीज आ रही है, यहाँ से निकल रही है, तो जिन जिन का साइज छोटा है वो सारे इधर निकल जाएंगे और जिनका साइज बड़ा है वो इधर ही रह जाएंगे, ठीक है। यही स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कुछ भी नहीं है। ब्लड में से सिर्फ ब्लड सेल और प्रोटीन को छोड़ दो, बाकी सब निकाल दो। अब बाकी सब क्या निकलेगा भाई? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, पानी है, बहुत सारे विटामिन्स निकल जाते हैं, सॉल्ट्स निकल जाते हैं, आयंस निकल जाते हैं, ये सब निकल जाते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सब पहुंच रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेट। तो आपके फाइनल फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें होती हैं वो याद रखेंगे।
एक होता है फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, वाटर, आयंस, अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड। ऐसा लग रहा है अपन कोई डिश बनाने की रेसिपी लिख रहे हैं, बट हाँ ये सब चीजें होती हैं अपने फिल्ट्रेट में। अमाइनो एसिड्स हो गए, कुछ टाइप के वाइटामिन हो गए, और मेन कचरा जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अच्छा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यूरिक एसिड में यहाँ क्यों लिख रही हूँ, मैंने तो भी बोला था बर्ड्स निकालती हैं यूरिक एसिड। तो बेटा हमारी बॉडी में बहुत ही थोड़ा सा यूरिक एसिड भी बन जाता है, बहुत थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, मेन हमारा यूरिया ही है, ठीक है। प्लस अगर आपने कुछ टॉक्सिक चीज भी खा ली हो, कोई टॉक्सिक मटेरियल, वो सब फिल्ट्रेट बन के यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में। यही है आपकी पहली स्टेप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि ब्लड का सारा ही माल इधर पहुंच गया ना, इसलिए इसका नाम रख दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारी चीजों में से बहुत कुछ काम का है। क्या क्या काम का है मैं मार्क करती हूँ, देखो आप सोचो, क्या ग्लूकोज काम का है? बिल्कुल भाई काम का है, इतनी मेहनत करके हमने खाने को डाइजेस्ट किया इसके लिए। पानी, यस काम का है। पानी देखो, अगर आप जितना पानी पीते रहोगे तो आपकी यूरिन बढ़िया पानी वाली निकलेगी, अगर पानी कम पियोगे तो यूरिन में पानी नहीं होगा। तो पानी डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कितना पानी, अगर तुम बढ़िया पानी पी रहे हो तो पानी तुम्हारे लिए आराम से यूरिन में बहा सकते हो। अगर आप पानी नहीं पी रहे तो इन दैट कंडीशन बहुत दिक्कत आ जाती है और आपको यूरिन से भी पानी चुराना पड़ता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स क्या स्टेटस है आपका पानी का। आगे देखो, आयंस, डेफिनेटली बहुत सारे आयंस काम के होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा है तो उन्हें अपन निकाल देते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स भी भाई बहुत सारे काम के होते हैं, तो जितने काम के कभी ज्यादा वादा हो जाते हैं तो अपन निकाल देते हैं। अमाइनो एसिड्स बहुत काम के, इनको हमें रखना पड़ेगा। आगे देखो, वाइटामिन काम के हैं, बट याद रखेंगे विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो बहुत सारे यूरिन के साथ निकल जाते हैं, तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि विटामिन सी और बी तो रोज ही लेते रहो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यूरिया, यूरिक एसिड, इसको तो मैं रुको रेड से नहीं, इसको तो हम ग्रीन से मार्क कर देते हैं, ये तो बिल्कुल ही कचरा है, एकदम कतई कचरा है, इसको तो हमें फेंकना है। सो ये आती है नेक्स्ट स्टेप, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है इनमें से जो जो मैंने रेड मार्क किए हैं भाई ये काम किए हैं और हमने गलती से इन्हें फिल्ट्रेट में डाल दिया। अगर आपने इसको फिल्ट्रेट में ही डाले रखा ना तो ये आगे बढ़ता 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 कब यूरिन का पार्ट बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा अब नेक्स्ट जिम्मेदारी बनती है कि सबको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेना। तो हम इसे रीएब्जॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब जो बातें याद रखनी है वो क्या करनी है, देखो पहली बात आप याद रखेंगे पीसीटी से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट जो बात आप याद रखेंगे, ठीक है, यानी कि मेनली जो काम का माल है वो सब रीएब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे लूप ऑफ हेनले, जो कि यहाँ तक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये मेनली आपके यूरिन में जो भर भर के एक्स्ट्रा पानी पहुंच जाता है ना वो उस वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है। तो ये मेनली किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए, वरना तुम्हारा खूब सारा पानी बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। और डीसीटी जो है ये किसके अकॉर्डिंग रीएब्जॉर्ब करती है, अकॉर्डिंग टू बॉडी स्टेटस, यानी कि बॉडी का करंट ब्लड स्टेटस क्या है उसके अकॉर्डिंग ये समझदार डीसीटी काम करती है। और रिमेनिंग जो कुछ भी बच के रीएब्जॉर्प्शन के बाद बचता बचता इधर पहुंच जाता है ना वो अब यूरिन में जाने वाला है, ठीक है। ये स्टेप होती है हमारी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तीसरी स्टेप आती है ट्यूबुलर सीक्रेशन। क्या है ये, बस लास्ट याद रखना है वो ये है, अगर इनमें से सपोज करो इनमें से तो ये तो काम का माल आ गया, बट कभी कभी क्या होता है ये जो ब्लड यहाँ पे गया ना, अब ये ब्लड यहाँ पे तुम्हें पता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना लेता है पूरे में। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जो ब्लड मूव कर रहा है अगर उसको लगता है कि यार कुछ चीज मेरे पास कचरा रह गई तो उसके पास लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन होता है उसको इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से यहाँ पे डालना, ठीक है। दिस इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो कभी कभी कुछ आयंस वगैरह होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्लड को लगता है यार ये तो गलती हो गई मैंने छोड़ा नहीं, तो वो अब फाइनली उसको दे सकती। दिस इज ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक है। ये तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है और ये बातें याद रखनी। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चंस आए ओवरऑल, अब हम देखते हैं Which one of the following characteristic is common both in humans and adult frog? आ गया ना क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने कहा था फ्रॉग और ह्यूमन का पूछा ही जाता है। देखो 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये तो गलत है, हमारे पास 4 है। इस बेचारे फ्रॉग, ये जो एम्फीबियन की कैटेगरी, हम किस में आते हैं, हम आते हैं मैमल्स की कैटेगरी में। पहली बात, फ्रॉग आता है एम्फीबियन की कैटेगरी में, ठीक है। तो इसके पास तो 3 चैम्बर ही होंगे, ठीक है, तो पहला पॉइंट गलत कर दो। फिर आओ इंटरनल फर्टिलाइजेशन,
तो भाई हम करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हमारे अंदर बेबी होता है, इन फ्रॉग्स के अंदर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। न्यूक्लिएटेड आरबीसी, तो भाई मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, चाहे वो तुम्हारा हो चाहे वो फ्रॉग का हो। आगे आओ, यूरियोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, आई टोल्ड यू, हम निकालते हैं यूरिया, ये भी निकालते हैं यूरिया, याद करो मैम में मैमल्स भी आता है एंड एम्फीबियन भी आता है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है? तो बेटा जो मैंने तुमको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताया वो सारा काम का है, ठीक है। तो ऐसे उसको फटाफट अच्छे से सुनेंगे और ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हेनलेज लूप, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है, वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन, अगर हमारी नेफ्रॉन में से लूप ऑफ हेनले ही गायब हो जाए या होती ही नहीं, तो इनमें से कौन सा स्टेप फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड, क्या हो सकता था हमारे साथ? पहला स्टेप देखो, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, बाकी सब भी तो कुछ कुछ काम कर रहे हैं ना, तो यूरिन फॉर्मेशन तो होता, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देयर विल बी हार्डली एनी चांस इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन फॉर्म, चांस नहीं सॉरी चेंज, ये कहना चाह रहा है लूप ऑफ हेनले नहीं भी हो तो भी आपका यूरिन जैसा आज निकल रहा है वैसा ही निकलता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया था लूप ऑफ हेनले का मेनली काम होता है कि जो भी कंटेंट यहाँ से मूव कर रहा है ना, ये जो भी फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, इसमें से वाटर को रीअब्सॉर्ब करना, इसमें से वाटर रीअब्सॉर्ब करना। अब ये क्यों जरूरी है? अगर आपकी बॉडी में 90 से 92% पानी गलती से यहाँ पास हो गया तो इसका मतलब क्या, तुम सारा पानी वेस्ट होने दोगे? ऐसा हो जाता तो आप तो डिहाइड्रेशन के शिकार रहते, डिहाइड्रेशन एक्सट्रीम रहता तो डेथ भी हो जाती। तो भाई ये तो बहुत जरूरी है पानी के रीअब्सॉर्प्शन के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई कुछ दिक्कत ही ना हो, दिक्कत होगी। आगे देखो, ये पॉइंट भी गलत है। चलो आगे आओ, द यूरिन विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, वो कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हारी ये खराब हो जाए लूप ऑफ हेनले तो तुम और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकालोगे। ऐसा कैसा हो सकता है? कॉन्सेंट्रेशन कौन डिसाइड करता है? वाटर डिसाइड करता है, और तुम तो वाटर को मस्त जाने दे रहे हो, खूब बहने दे रहे हो, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट कैसे हो सकता है? तुम तो वाटर को और जाने दे रहे हो। इन दैट कंडीशन तो यूरिन शुड बी मोर डाइल्यूटेड, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट ये भी गलत हो गया, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, ये आ गया आंसर, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी है, यही पढ़ा हमने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आओ, इफ एक्सेस वाटर पासेस आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रीस्टोर्ड बाय द किडनी, व्हाट विल हैपन इन द सेल्स। ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप बहुत जरूरत से ज्यादा ही पानी वेस्ट करते जाओ, इन शॉर्ट अगर किसी इंसान की जो किडनी है वो हद से ज्यादा पानी वेस्ट कर करके यूरिन में डाल दे, तो क्या होगा सेल्स के ऊपर असर। ध्यान से देखो, पहला वो बोल रहा है बर्स्ट ओपन एंड डाई, भाई ये है सेल, ये है किसी इंसान की सेल। किडनी जो है वो भर भर के पानी वेस्ट करे जा रही है, खूब निकाले जा रही है, तो क्या सेल को ज्यादा पानी मिलेगा कि कम पानी मिलेगा? कम पानी मिलेगा। कम पानी के चलते ये कहां से ज्यादा पानी भर के स्वेल हो जाएगी? हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। आगे देखो, टेक वाटर फ्रॉम द प्लाज्मा, तो भाई प्लाज्मा से कैसे पानी ले लेगी? प्लाज्मा का पानी ही तो किडनी से वेस्ट हो रहा है, ये मैंने तुमको अभी समझाया था। जस्ट सी दिस क्वेश्चन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में प्लाज्मा का कंपोनेंट कितना सारा गया था, तो पानी तो यहाँ पे इधर आ चुका है, और यही पानी अपन वेस्ट करें तो प्लाज्मा के पास खुद के पास पानी नहीं होगा, तो ये लो, ये ऑप्शन भी गलत करो। आगे आओ, नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम पानी भर भर के वेस्ट करो और बॉडी को कोई फर्क ही ना पड़े, ये भी गलत है। श्रिवल एंड डाई, दिस इज करेक्ट। ध्यान से देखना कैसे, बॉडी के ब्लड में पानी की कमी है, ठीक है, यहाँ सेल को बेचारी को पानी मिल नहीं रहा, ठीक है, किसी ना किसी रीजन से पानी निकले जा रहा है, तो धीरे धीरे ये सेल छोटी होते होते श्रिंक कर जाएगी, है ना, और अल्टीमेटली जब श्रिंक कर जाएगी तो इसके साइटोप्लाज्म में रिक्वायर्ड पानी नहीं होगा, तो कोई रिएक्शंस प्रॉपर नहीं हो रही होंगी, बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, अल्टीमेटली द सेल विल डाई। क्लियर है ये क्वेश्चन? चले नेक्स्ट पे आओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following would happen at an individual playing a long game of basketball outdoor on a hot afternoon। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, वो बोलना चाह रहा है इनमें से क्या होगा अगर कोई बंदा बहुत बहुत देर तक बास्केटबॉल खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, वो भी हॉट वातावरण में खेल रहा है। सोचो आफ्टरनून हॉट, इमेजिन कर लो समर की आफ्टरनून है, पानी वानी पी नहीं रहा, अब बताओ क्या होगा? पहला ऑप्शन देखो, द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन बाय द थायराइड ग्लैंड वुड इंक्रीज,
ये बास्केटबॉल खेलने से थायरॉक्सिन का क्या रिलेशन है? एकदम फालतू बात है, इसको तो यही कट कर दो। नेक्स्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड वुड डिक्रीज। बेसिकली मैं खेल रही हूँ बाहर, ठीक है, मैं खेल रही हूँ तो मुझे स्वेटिंग ज्यादा होगी। एक चीज होगी, जब मैं इतना विगरस एक्टिविटी वाला गेम खेल रही हूँ तो मुझे स्वेटिंग होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं खेले जा रही हूँ, मैं पानी भी नहीं पी रही, मेरी स्वेटिंग होती जा रही, स्वेटिंग होती जा रही, तो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों डिक्रीज हो जाएगा यार? वो तो उल्टा बढ़ना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस विल इंक्रीज। ये कहना चाह रहा है कि जितनी वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड वुड इंक्रीज। तुम्हारी वॉल्यूम ही कैसे बढ़ जाएगी भाई? तुमने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया गेम खेलते खेलते कि यूरिन की वॉल्यूम बढ़ने लगे? सोचो, आप स्वेटिंग में पानी वेस्ट करते जा रहे हो, अगर आप यहाँ पानी वेस्ट कर दोगे तो आप यूरिन में पानी क्यों बढ़ाओगे? आपको पानी बचाना नहीं है क्या? ये भी गलत हो गया। अब आगे देखो, सीक्रेशन ऑफ ADH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड वुड इंक्रीज। दिस इज करेक्ट, ध्यान से सुनना। जब भी आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, हमारी जो पिट्यूटरी है, जो पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं ADH। ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करती है? जब भी बॉडी को लगता है कि बॉडी में पानी की कमी है, तो ये फटाफट, ये जैसे अपनी बाउमन्स कैप्सूल, ये PCT, ये लूप ऑफ हेनले एंड दिस DCT, ये रिलीज होकर DCT पे एक्ट करती है, और DCT खूब सारा पानी रीअब्सॉर्ब करने लग जाता है, यानी कि आपके यूरिन से पानी चुराने लग जाता है, ताकि आपकी यूरिन में कम से कम पानी वेस्ट हो, और चुरा के आपके ब्लड में डाल देता है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम पानी नहीं पी रहे। पानी नहीं पियोगे ना तो बॉडी को बहुत दिक्कत आ जाती है, इसलिए सेल को ऐसा गंदा स्टेप लेना पड़ता है, इस नेफ्रॉन सेल को, और ये अपने यूरिन में से पानी चुरा चुरा के तुम्हारे ब्लड में डालती है, ताकि तुम कहीं पानी की कमी से ना दिक्कत आ जाए, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे आओ। अच्छा, एक बात याद रखना, ऐसी कंडीशंस में यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इसमें बहुत ही कम पानी होता है, ठीक है, और ऐसा यूरिन ना बहुत येलोइश सा दिखता है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो बात ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। इसमें जो मेन बात है वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब जो लास्ट फाइनल है वो ये है कि एक्सक्रीशन टॉपिक में से जो प्रीवियस ईयर है वो तो मैंने आपको करा दिए, बस एक बार आप डायलिसिस देख लेना, बस ये पॉइंट आपको कंप्लीट करना है। सो अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, देन प्लीज लाइक, subscribe and share this video, as well as hit the bell icon to get the further notifications. And thank you for watching.